हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। इसमें से गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जितने फेज रिलेशन और इंडेक्स प्रॉपर्टीज से होते थे। हालांकि जब कभी भी क्वेश्चन आएगा परमिएबिलिटी से तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन फिर भी चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, बहुत नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल में एक आध बार परमेबिलिटी से क्वेश्चंस गेट वाले पूछ लेते हैं। तो परमेबिलिटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट की जाती है परमेबिलिटी, और भी कई सारे छोटे छोटे कंसेप्ट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ऑल्दो जब आप सिलेबस देखेंगे अपना गेट का तो परमेबिलिटी के साथ दो चीजें और लिखी मिलती हैं आपको, परमेबिलिटी, सीपेज एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। ये तीनों एक साथ लिखा मिलता है सिलेबस में, लेकिन ये तीनों हम एक साथ नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम परमेबिलिटी के बारे में जानेंगे, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे सीपेज का। तो हम परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस और सीपेज को 3 अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऑल्दो इन तीनों के पीछे का बैकग्राउंड तो सेम रहता है, तीनों के पीछे का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, लेकिन अभी हम इन तीनों को डिफरेंट अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, ताकि हमको हर चीज के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट डेवलप हो जाए। तो सवाल उठा कि भाई ये जो चैप्टर आपका नाम आपके सामने लिखा हुआ है परमिएबिलिटी, ये परमिएबिलिटी होता क्या है। पहले तो ये जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबिलिटी। आप याद करिए, जब मैं आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में जो लिस्ट मैंने आपको बनवाई थी, उस लिस्ट में एक नाम परमिएबिलिटी का भी लिखा हुआ था। हालांकि मैंने वहीं पर आपसे बोल दिया था कि परमिएबिलिटी को हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज में गिनते हैं, लेकिन हम इंडेक्स प्रॉपर्टी के साथ पढ़ेंगे नहीं परमिएबिलिटी को। हम परमिएबिलिटी को तो एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि परमिएबिलिटी में बहुत सारी बातें करनी है हमको, बहुत सारी बातें रहेंगी, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम होंगे। तो परमेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ अ इंडेक्स प्रॉपर्टी। परमेबिलिटी सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी ही होती है, और परमेबिलिटी के बेस पर भी मैं सॉइल को क्लासिफाई कर सकता हूं कि भाई कम परमेबिलिटी वाली सॉइल को एक कैटेगरी में रख दूंगा, ज्यादा परमेबिलिटी वाली सॉइल को दूसरी कैटेगरी में रख दूंगा, मीडियम परमेबिलिटी की सॉइल को तीसरी कैटेगरी में रख दूंगा। सॉइल का क्लासिफिकेशन सिर्फ सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और क्ले नहीं होता है। सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और क्ले वाला क्लासिफिकेशन तो इंडियन स्टैंडर्ड वालों ने बताया था। इसके अलावा भी आप बहुत तरीके से सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो। आप सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो डेंसिटी इंडेक्स के रूप में, कि भाई दो सॉइल आपके पास है, एक सॉइल का डेंसिटी इंडेक्स 5-10% का है, दूसरी सॉइल का डेंसिटी इंडेक्स 95 to 100% के बीच में है। तो जिस सॉइल का डेंसिटी इंडेक्स 5-10% के आसपास का है, आप बोलोगे लूज कंडीशन की सॉइल है। जिस सॉइल का डेंसिटी इंडेक्स 95 या 100% के आसपास का है, आप बोलोगे डेंस कंडीशन की सॉइल है। यह भी एक कैटेगरी होती है, यह भी एक क्लासिफिकेशन होता है सॉइल का। सेंसिटिविटी के बेस पर भी आप सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो। एक सॉइल है जिसकी सेंसिटिविटी 1 है और दूसरी सॉइल है जिसकी सेंसिटिविटी 20 है। तो एक ऐसी सॉइल जिसकी सेंसिटिविटी 1 थी, आप उसको बोलोगे ये इनसेंसिटिव कैटेगरी की सॉइल है, और एक सॉइल जिसकी सेंसिटिविटी 20 थी, आप बोलोगे ये हाईली सेंसिटिव सॉइल है। ये भी एक क्लासिफिकेशन। एक्टिविटी के बेस पर भी आप सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो। एक सॉइल जिसकी एक्टिविटी की वैल्यू 0.075 से कम है, 0.75 से कम है, और एक दूसरी सॉइल जिसकी एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ज्यादा है। जिस सॉइल की एक्टिविटी 0.75 से कम है, आप बोलोगे इट इज अ इनएक्टिव सॉइल। जिस सॉइल की एक्टिविटी 1.25 से ज्यादा है, आप उसको बोलोगे इट इज द एक्टिव सॉइल। ये भी एक क्लासिफिकेशन है। तो ये सब क्लासिफिकेशन होते हैं। वॉइड रेशियो के हिसाब से भी आप सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो। दो सॉइल है, एक का वॉइड रेशियो 0.1 है और एक दूसरी सॉइल है जिसका वॉइड रेशियो 1 है। तो जिस सॉइल का वॉइड रेशियो 0.1 है, मतलब वो डेंस कंडीशन में होगा। भाई वॉइड रेशियो कम मतलब डेंस सॉइल है। जिस सॉइल का वॉइड रेशियो ज्यादा है वो लूज सॉइल है। ये भी एक क्लासिफिकेशन है। ठीक उसी प्रकार परमेबिलिटी के बेस पर भी आप अपनी सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो। एक सॉइल है जिसकी परमेबिलिटी कम है, एक सॉइल है जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है। तो जिस सॉइल की परमेबिलिटी कम है, आप उसको बोल दोगे दिस इज द लो परमिएबल सॉइल। जिस सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है, आप उसको बोल दोगे दिस इज द हाई परमिएबल सॉइल।
ये भी एक क्लासिफिकेशन। लेकिन परमिएबिलिटी के बेस पर अगर मैं सॉइल को क्लासिफाई कर रहा हूं तो पहले तो यह जानना जरूरी है ना भैया कि परमिएबिलिटी होता क्या है, तब ना जाके मैं सॉइल को लो परमिएबल, हाई परमिएबल, मीडियम परमिएबल नाम से जानूंगा। पहले तो यह जाने कि परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे की बातें कर पाएंगे। तो परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है जरा सुनिए ध्यान से। मैंने क्या किया, सपोज करिए एक ये सॉलिड बॉडी है, ये एक सॉलिड है, पत्थर का टुकड़ा है, सपोज करिए ये एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। इस पत्थर के ऊपर में मैंने पानी डाला, इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर में मैंने पानी डाला, ऐसे ग्लास में पानी लिया, ये पत्थर था और पत्थर के ऊपर में ऐसे पानी डाला। आप देखोगे ये पानी पत्थर के इस सरफेस से टकरा के यहां और यहां स्प्लिट कर जाएगा, इस पत्थर के अंदर नहीं जाएगा। है प्रैक्टिकल बात है, ये बात घर पे कर सकते हो आप। ये चीज, एक पत्थर लीजिएगा, उसके ऊपर में से पानी डालिएगा, तो आप जब पानी डालोगे तो आप देखोगे वो पानी जब पत्थर के सरफेस से टकराएगा तो पत्थर के अंदर नहीं जाएगा, वो पत्थर के सरफेस से टकरा के अगल बगल फैल जाएगा। होगा ये बात। अब एक काम करिएगा, इतना ही बड़ा एक सॉइल लीजिएगा, इतनी ही बड़ी एक सॉइल लीजिएगा और इस सॉइल में भी पानी डालिएगा, ऐसे इस सॉइल में भी पानी डालिएगा। तो आप देखोगे ये पानी मिट्टी से यहां नहीं फैलेगा, यहां नहीं जाएगा ये पानी तो सॉइल के अंदर चला जाएगा और हो सकता है सॉइल के अंदर जाके सॉइल से ऐसे बाहर निकल जाए। होगा भैया ऐसा? होगा कि नहीं होगा? जब आप सॉइल में पानी डालोगे तो वो पानी सॉइल के सरफेस से टकरा के बाहर नहीं जाए, थोड़ा बहुत जा सकता है, ऐसे थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम वाटर सॉइल की बॉडी के अंदर से पास होके सॉइल से नीचे की तरफ से बाहर निकल जाएगा। मतलब इन दोनों बॉडी के बिहेवियर में क्या फर्क दिख रहा है? जो सॉलिड बॉडी थी, इस सॉलिड बॉडी ने अपनी बॉडी के अंदर से पानी को पास होने की परमिशन नहीं दी, जबकि इस सॉइल ने अपनी बॉडी के अंदर से पानी को पास होने की परमिशन दे दी। यही ना डिफरेंस दिख रहा है। सॉलिड बॉडी में जब ये पानी सॉलिड बॉडी के ऊपर मैंने डाला तो ये पानी सॉलिड बॉडी के अंदर नहीं गया, ये सॉलिड बॉडी के सरफेस से टकरा के अगल बगल फैल गया। जबकि सॉइल के केस में जब मैंने ऊपर से पानी डाला तो ये पानी सॉइल के सरफेस से टकरा कर अगल बगल नहीं फैला, ये पानी तो सॉइल के बॉडी के अंदर चला गया और सॉइल की बॉडी के अंदर से पास होता हुआ नीचे से बाहर निकल गया। तो डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि जो सॉलिड बॉडी थी वो अपने अंदर से लिक्विड को पास होने की परमिशन नहीं दे रही थी, जबकि ये जो सॉइल थी, ये सॉइल अपने अंदर में से लिक्विड को पास होने की परमिशन दे रही थी। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी बॉडी अपने अंदर से लिक्विड को पास होने की परमिशन देती है, उस प्रॉपर्टी को परमिएबिलिटी कहा जाता है। फिर से सुनिए, ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी बॉडी, जरूरी नहीं सॉइल हो, सॉइल के अलावा भी ऐसी तमाम बॉडी होती हैं दुनिया में जिसके अंदर से पानी का फ्लो हो सकता है। तमाम तरीके की बॉडीज हैं अवेलेबल जिसके अंदर में पानी का फ्लो हो सकता है। क्योंकि हम यहां पर सॉइल पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसको सॉइल के रूप में ही आपको बता रहा हूं, लेकिन सॉइल के अलावा भी ऐसी कई सारी बॉडीज आपके घर में ही रहती हैं जिस बॉडी के अंदर से पानी पास हो सकता है। खैर, तो मैंने कहा परमिएबिलिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण सॉइल अपनी बॉडी के अंदर से किसी भी लिक्विड को या किसी भी फ्लूइड को पास होने की परमिशन देती है। पानी क्या, आप इसमें पेट्रोल डालिए, पेट्रोल भी बाहर निकल जाएगा, डीजल डालिए, डीजल भी बाहर निकल जाएगा, दूध डालिए, दूध भी बाहर निकल जाएगा। कोई सा भी फ्लूइड अगर आप सॉइल के ऊपर में डालते हैं तो वो फ्लूइड
सॉइल की बॉडी के अंदर से पास होता हुआ बाहर निकल जाता है। जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी लिक्विड सॉइल की बॉडी के अंदर से पास हो सकता है, सॉइल की बॉडी के अंदर से फ्लो कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो यहां पर एक बात मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि सॉइल अपनी बॉडी के अंदर से इस लिक्विड को फ्लो करने की परमिशन दे रहा है, तो सॉइल जो है दैट इज नोन एज परमिएबल बॉडी। दिस इज अ परमिएबल बॉडी या परमिएबल मटेरियल। और क्योंकि ये सॉलिड अपने अंदर से लिक्विड को पास होने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो इट विल बी नोन एज इम्परमिएबल बॉडी। इम्परमिएबल बॉडी या इम्परमिएबल मटेरियल बोल दें, ज्यादा अच्छा है। इट विल बी नोन एज इम्परमिएबल मटेरियल। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब चलिए जरा इम्परमिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं कि परमिएबिलिटी है क्या। परमिएबिलिटी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो परमिएबिलिटी होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। हमारे लिए मटेरियल क्या है भैया? सॉइल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by which the material allows flow of any fluid। हमारे लिए तो फ्लूइड का मतलब पानी ही होगा, थ्रू इट्स बॉडी। पढ़े जरा और समझे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by which the material allow the flow of any liquid through its body। जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर से लिक्विड को या फ्लूइड को पास होने की परमिशन देता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिएबिलिटी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अब एक और बहुत समझिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है वो बात समझना आपको। ये जो फ्लो होगा किसी भी फ्लूइड का सॉइल के अंदर से, उस फ्लो की प्रोसेस को सीपेज कहेंगे, जो कि हम आगे अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हमको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिएबिलिटी एंड सीपेज। एक टर्म और मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, हालांकि उस टर्म के बारे में डिटेल में बात तो आगे की जाएगी, दैट इज सीपेज। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई परमिएबिलिटी और सीपेज में क्या फर्क होता है। तो परमिएबिलिटी और सीपेज में फर्क समझिए। परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी का नाम है, जिस प्रॉपर्टी के कारण सॉइल के अंदर से पानी का फ्लो हो रहा है। परमिएबिलिटी सॉइल की प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण सॉइल अपनी बॉडी के अंदर से लिक्विड को पास होने की, फ्लो करने की परमिशन दे रहा है। और ये जो फ्लो होगा ना लिक्विड का सॉइल के अंदर से, उस फ्लो को सीपेज कहेंगे। फ्लो को सीपेज कहेंगे। तो सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ लिक्विड बोल दीजिए, फ्लूइड बोल दीजिए, लेकिन हमारे लिए फ्लूइड का मतलब तो पानी ही होगा। हम सॉइल में पेट्रोल थोड़ी बहाएंगे, हम तो सॉइल के अंदर में पानी का ही फ्लो देखेंगे ना। तो इसलिए डेफिनेशन के हिसाब से तो आप फ्लूइड बोलो, लेकिन फ्लूइड का मतलब हमारे लिए सिर्फ पानी ही होगा। तो इट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड या वाटर इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर में जो पानी का फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को सीपेज कहते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के कारण यह फ्लो हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को परमिएबिलिटी कहते हैं।
तो कहने का मतलब है परमेबिलिटी प्रॉपर्टी का नाम है और सीपेज प्रोसेस का नाम होता है। परमेबिलिटी इज नॉट द प्रोसेस, परमेबिलिटी प्रोसेस नहीं है, परमेबिलिटी तो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, जिस प्रॉपर्टी के कारण उस मटेरियल के अंदर से लिक्विड का फ्लो हो सकता है। और ये जो फ्लो होगा लिक्विड का उस मटेरियल के अंदर से, उस फ्लो को सीपेज कहेंगे। दैट फ्लो इज नोन एज सीपेज। और जिस प्रॉपर्टी के कारण फ्लो हुआ है उस प्रॉपर्टी को कहेंगे परमेबिलिटी। दूसरी बात, ये परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी डेवलप क्यों हुई? इस सॉइल और इस सॉलिड में ऐसा क्या डिफरेंस था कि सॉइल ने अपने अंदर से पानी को फ्लो होने दिया लेकिन सॉलिड ने अपने अंदर से पानी को फ्लो होने नहीं दिया? क्या डिफरेंस था दोनों में? दोनों में डिफरेंस था वॉइड्स का। सॉलिड बॉडी में वॉइड्स नहीं होते हैं, जबकि सॉइल के अंदर में वॉइड्स होते हैं। तो वॉइड्स में से ही तो पानी फ्लो करेगा। भाई सॉलिड के अंदर में तो वॉइड्स ही नहीं है, जगह ही नहीं है पानी को फ्लो होने के लिए, तो कहां से फ्लो करेगा? जबकि सॉइल के अंदर में तो वॉइड्स होते हैं। तो जिस बॉडी के अंदर में वॉइड्स होंगे वही बॉडी परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करेगी। तो यहां पर ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच द मटेरियल अलाउ द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू इट्स बॉडी, ये फ्लो किस कारण से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर में जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स में से ही पानी का फ्लो होगा। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ वॉइड्स का होना गारंटी नहीं है परमेबिलिटी की। वॉइड्स होने चाहिए, नो डाउट वॉइड्स होने चाहिए, लेकिन वो सारे वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। नहीं समझे? वॉइड्स का होना जरूरी है, ये तो मान रहे हो। वॉइड्स जब तक नहीं होंगे बॉडी के अंदर में तब तक पानी का फ्लो नहीं होगा। भाई पानी के फ्लो होने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जगह तो वॉइड्स होती है, तो वॉइड्स तो होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि वो सारे के सारे वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल लीजिएगा, ऐसे ही एक देसी सा एग्जांपल है। ये घर है, सपोज करिए आपका, ऐसे एक डब्बा मैंने बना दिया, इसको घर ही मान लीजिएगा। इस घर में ये 3 कमरे हैं, इस घर में ये 3 कमरे हैं और यहां पर आप हो, ये ठीक है। इस घर में 3 कमरे हैं और आप रूम नंबर 1 में हो। ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है। आप रूम नंबर 1 में हो। 3 कमरे दिख रहे हैं बराबर घर में, लेकिन आप पहले कमरे से दूसरे कमरे में जा ही नहीं सकते, ना ही पहले कमरे से तीसरे कमरे में जा सकते हो। कमरे तो हैं, लेकिन ये कमरे आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो सिर्फ कमरों का होना घर में जरूरी नहीं है। मतलब कमरे तो होने चाहिए, लेकिन वो सारे कमरे आपस में कनेक्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं भैया? भाई घर में एक कोने से दूसरे कोने अगर आपको जाना है तो दरवाजे के थ्रू जाते हो ना। दरवाजा क्या है? दैट इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 रूम्स। अगर दरवाजा ही नहीं होगा आपके घर में, अगर सिर्फ दीवार ही दीवार बनी हुई है पूरे घर में, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में कहां से जाओगे भैया? कमरे मतलब खाली स्पेस, रूम का मतलब खाली स्पेस, सॉइल के केस में वॉइड्स। लेकिन जब तक ये कमरे आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आपका घर में मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होगा। हां, लेकिन अगर मेरा घर ऐसा होता, अगर मेरा घर ऐसा होता जिसमें कमरे ऐसे होते और इन कमरों में इस प्रकार का इंटरकनेक्शन होता, ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, मैं यहां पर था तो मैं आसानी से यहां पर भी जा सकता था, मैं आसानी से यहां पर भी जा सकता था, क्योंकि द रूम्स वेयर इंटरकनेक्टेड। दरवाजे थे कमरों में, तो मैं इस कमरों में आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता था। कहने का सीधा मतलब हुआ कि सॉइल के अंदर में वॉइड्स होने चाहिए, होते भी हैं वॉइड्स, लेकिन वो वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी होने चाहिए। जितना अच्छा इंटरकनेक्शन होगा वॉइड्स के बीच में,
उतनी अच्छी परमेबिलिटी मिलेगी आपको सॉइल की। तो सॉइल के अंदर में जो परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, तो परमेबिलिटी किस कारण से आई? तो जो परमेबिलिटी है आपकी सॉइल की, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द इंटरकनेक्शन, is due to the interconnection between voids. voids अगर आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो सॉइल की परमेबिलिटी नहीं होगी। voids होना तो जरूरी है, नो डाउट voids का होना जरूरी है, लेकिन उन voids का आपस में इंटरकनेक्टेड होना उससे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि भाई ये दोनों घरों में कमरे थे, इस घर में भी 3 कमरे हैं, इस घर में भी 3 कमरे हैं, तीनों कमरों की साइज भी बराबर है दोनों घर में, लेकिन इस पहले घर में आप इस कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, क्योंकि इस कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इंटरकनेक्शन ही नहीं है। फिर क्या मतलब ऐसे कमरों का? भाई आपने घर में 5 कमरे बनवा लिए, 5 BHK का घर बना लिया, लेकिन एक भी कमरे को आप दूसरे कमरे से आपने कनेक्ट ही नहीं किया, दरवाजे ही नहीं है, सिर्फ दीवार खड़ी कर दी, 5 डब्बे बना दिए आपने घर में कमरों के रूप में, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे जाओगे? नहीं जा सकते। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए आपको 2 कमरों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी देनी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ डोर, दरवाजे के रूप में आप इंटरकनेक्टिविटी देते हो, तभी ना एक कमरे से दूसरे कमरे में मूव कर सकते हो। तो यही काम तो सॉइल के अंदर में करना है ना, हमको सॉइल के अंदर से पानी का फ्लो करवाना है। अगर सॉइल परमिएबल है तो सॉइल के अंदर से पानी का फ्लो होगा, लेकिन उस फ्लो के होने के लिए सॉइल के अंदर में जो वॉइड्स होते हैं, वो वॉइड्स मतलब कमरे, खाली जगह, वो वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होने जरूरी हैं। जब तक वॉइड्स में इंटरकनेक्शन नहीं होगा तब तक सॉइल के अंदर में पानी का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा और सॉइल की परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जिस सॉइल के अंदर में वॉइड्स ज्यादा हैं, प्लस वो सारे के सारे वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, उस सॉइल की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और जिस सॉइल के अंदर में वॉइड्स भले ज्यादा है लेकिन उन वॉइड्स में इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, तो वॉइड सॉइल की परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो परमेबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ द वॉइड रेशियो प्लस द इंटरकनेक्शन बिटवीन द वॉइड्स। वॉइड्स का होना भी जरूरी है और साथ साथ यह भी जरूरी है कि वो सारे वॉइड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो। तो यहां से हमको एक बात मिलती है कि हमारे पास 4 तरीके की सॉइल थी, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। अगर कोई आपसे पूछ ले कि चारों सॉइल में से सबसे ज्यादा परमिएबल सॉइल कौन सी है, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा परमिएबल सॉइल होती है ग्रेवल, उसके बाद आती है सैंड, फिर आती है सिल्ट और फिर आती है क्ले। दिस इज द ऑर्डर ऑफ परमेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल। सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी? ग्रेवल की। आप इसका एग्जांपल घर पे करके देख लो। आप एक काम करना, एक कंटेनर लेना, घर पे ही एक छोटा सा डब्बा लेना ऐसा, और इस डब्बे में बड़े बड़े पत्थर डाल देना, ठीक है? बड़े बड़े पत्थर मतलब काइंड ऑफ अ ग्रेवल्स होगा ये। बड़े बड़े पत्थर डाल देना आप, और बड़े बड़े पत्थर डाल के इस डब्बे के नीचे एक हल्का सा छेद कर देना। इस बॉक्स के नीचे एक हल्का सा होल बना देना आप, ठीक है? ये पत्थर आपने रखे थे और इस बॉक्स के नीचे आपने होल बना दिया, यहां से पानी डालना। ये ग्रेवल्स रखे हुए हैं, जैसे ही आप पानी डालोगे ना ऊपर से, आप देखोगे तुरंत वो पानी यहां से बाहर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, कुछ समय नहीं लगेगा। फिर उसी डब्बे में क्या करना, सेम वही बॉक्स में ग्रेवल्स को हटा के अब सैंड डाल देना। सैंड के पार्टिकल थोड़े से छोटे होंगे, इस तरीके से सैंड डाल देना आप। अब उस सैंड के ऊपर से भी पानी फेंकना, इस सैंड के ऊपर से भी पानी डालना। तो आप देखोगे जितने जल्दी वो पानी ग्रेवल में से पास हुआ था उतने जल्दी तो नहीं, हाँ, लेकिन सैंड में से भी पास हो जाएगा पानी। लेकिन ग्रेवल से, ग्रेवल एक डब्बे में आपने ग्रेवल्स भरे, ग्रेवल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, आपने एक बॉक्स के अंदर में ग्रेवल भरे और उस बॉक्स के नीचे एक होल कर दिया
और ग्रेवल के ऊपर से आपने पानी डाला तो आप देखोगे वो पानी तुरंत नीचे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेवल की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रेवल के अंदर में सारे के सारे वॉइड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। फिर वो उसी बॉक्स के अंदर में सैंड भर देना और सैंड के ऊपर से पानी डालना, तो आप देखोगे ग्रेवल के कंपैरिजन में सैंड के नीचे से पानी को बाहर निकलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। यही काम सिल्ट के साथ करना, यही काम क्ले के साथ करना। जब आप क्ले में पानी डालोगे ना तो क्ले में से पानी बाहर निकलने में सबसे ज्यादा टाइम लग जाएगा, सबसे ज्यादा लेट पानी बाहर निकलेगा क्ले के केस में। इसका मतलब क्ले अपनी बॉडी के अंदर में से पानी को पास इतनी आसानी से नहीं होने दे रहा था। इसका मतलब क्ले की जो परमिएबिलिटी थी वो सबसे कम होती है और ग्रेवल की जो परमिएबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। ये कहानी क्लियर हो गई होगी कि परमिएबिलिटी क्या है, सीपेज क्या होता है और किस सॉइल की परमिएबिलिटी कितनी होती है। ये तो बात हुई परमिएबिलिटी के बेसिक इंट्रोडक्शन की। अब ये जो पूरा चैप्टर है आपका परमिएबिलिटी का, इस पूरे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात होती है, क्योंकि पूरा का पूरा परमिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी सॉइल की, वो बेस्ड होती है एक लॉ पर, एंड दैट लॉ इज नोन एज डार्सीज लॉ। उस लॉ को हम कहते हैं डार्सी लॉ। क्या होता है डार्सी लॉ, जरा देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का ये, डार्सीज लॉ। क्या होता है ये डार्सी का लॉ? डार्सी साइंटिस्ट का नाम था, हेनरी डार्सी इनका नाम था पूरा। इन्होंने एक लॉ दिया था, तो इनके नाम के लिए, इनके नाम को सम्मान देने के लिए लॉ का नाम ही पड़ गया डार्सीज लॉ। तो डार्सी ने क्या कहा, पूरा का पूरा परमिएबिलिटी का जो चैप्टर है, जो आगे हम परमिएबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं जो परमिएबिलिटी का चैप्टर, ये पूरा चैप्टर, ये पूरा कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक लॉ पर बेस्ड होता है, एंड दैट इज योर डार्सीज लॉ। अब ये डार्सी का लॉ है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। डार्सी ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके का था इनका। इन्होंने एक सॉइल का सैंपल लिया इस तरीके का, ये इनका एक सॉइल का सैंपल था। दिस इज द सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A and the length of this sample is L। एक सॉइल का सैंपल लिया इन्होंने, सॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A बोला इन्होंने, और सॉइल की लेंथ बोली कैपिटल L। स्मॉल a स्मॉल l भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, इस सॉइल के दोनों तरफ इस तरीके से एक पाइप कनेक्शन दिया, एक यूनिफॉर्म डायमीटर की पाइप को कनेक्ट कर दिया सॉइल के दोनों तरफ, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके, इस साइड भी एक पाइप को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों साइड में पाइप्स को कनेक्ट कर दिया। बीच में ये आपका सॉइल का सैंपल है ऑफ लेंथ L एंड एरिया A, और इस सॉइल के दोनों तरफ इस तरीके से पाइप कनेक्शन दिया। इस पाइप में क्या किया इन्होंने, पानी फिल कर दिया, और यहां पर भी कुछ ये, ठीक है। सपोज करिए हेयर द हाइट ऑफ द वाटर इज H1 एंड हेयर द हाइट ऑफ द वाटर इज H2, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने डेवलप किया। एक सॉइल ली, इस सॉइल को दोनों तरफ से कनेक्ट किया पाइप के थ्रू। लेफ्ट साइड में जो पाइप थी उसमें पानी का लेवल H1 मेंटेन किया, और राइट साइड में जो पाइप है उसमें इन्होंने पानी का लेवल H2 मेंटेन किया। साफ साफ दिख रहा है कि H1 ज्यादा है H2 से, H1 ज्यादा है H2 से।
यह बात आप जानते होंगे कि दुनिया की कोई भी चीज चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे हीट हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे पानी हो, हर चीज का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। ये बात तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम। क्लास 5th 6th में साइंस में क्वेश्चन पढ़ा करते थे कि अगर आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर को अगर मैं खोल के रख दूं तो कमरा या किचन जहां पर भी आपका रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है वो कमरा ठंडा क्यों नहीं होता, जबकि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर तो 5 डिग्री 0 डिग्री के आसपास है, कमरे का टेम्परेचर 25 30 35 डिग्री का है। तो अगर मेरे घर में गर्मी हो रही है तो मैं रेफ्रिजरेटर खोल दूं तो कमरा ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम है और कमरे के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। टेम्परेचर हो, चाहे पानी हो, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे हीट हो, हर चीज का फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो फ्रिज के अंदर की ठंडाई कमरे में नहीं पहुंचेगी, जबकि कमरे के अंदर की गर्मी फ्रिज में पहुंच जाएगी, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो कमरे की गर्मी फ्रिज को गर्म कर देगी, ना कि फ्रिज की ठंडाई कमरे को ठंडा करेगी। करंट का फ्लो भी होता है फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हीट का फ्लो भी होता है फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड। ठंडी से गर्मी की तरफ नहीं जाती है हीट, गर्मी से ठंडी की तरफ बढ़ती है। यहां पर पानी है H1 हाइट का लेफ्ट साइड वाली पाइप में और H2 हाइट का राइट साइड वाली पाइप में, तो बनी बात है पानी का तो फ्लो होगा भैया। हायर लेवल का पानी लोअर लेवल साइड में जाना चालू कर देगा, और क्योंकि बीच में सॉइल रखी हुई है, सॉइल परमिएबल होती है, तो सॉइल अपने अंदर से पानी को पास होने की परमिशन देगी। तो ये जो पाइप नंबर 1 थी मेरी, इस पाइप का पानी सॉइल से होता हुआ इस पाइप में पहुंचना चालू कर देगा, क्योंकि यहां पर पानी का लेवल H1 है और इस साइड में पानी का लेवल H2 है। तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ वाटर, पानी का फ्लो होगा और वो पानी इस सॉइल में से फ्लो होता हुआ इस पाइप के अंदर में जाएगा। साफ साफ दिख रहा है ये बात? द फ्लो ऑफ द वाटर विल बी फ्रॉम पाइप 1 टू पाइप 2 एंड द फ्लो विल बी ऑकरिंग थ्रू दिस सॉइल। क्लियर है बात? ये फ्लो क्यों हो रहा है? वाई दिस फ्लो इज ऑकरिंग? क्योंकि दोनों साइड में जो पानी का लेवल है उसमें मुझे डिफरेंस मिल रहा है। डेल्टा H बराबर का लेवल डिफरेंस है, और यही डेल्टा H बराबर का लेवल डिफरेंस पानी को फ्लो करवा रहा है। अगर पाइप 1 और पाइप 2 में पानी का लेवल सेम होता तो पानी का फ्लो कभी भी नहीं होगा। पानी का फ्लो तो तभी होगा जब दोनों तरफ में लेवल डिफरेंस होगा, और यह पानी का फ्लो हायर साइड से लोअर साइड होगा, और इसके कारण से जो हायर साइड था वहां से पानी इस लोअर साइड जाएगा और धीमे धीमे वो इन दोनों लेवल को सेम कर देगा। खैर वो लेवल सेम तक हमको नहीं जाना है, हमको तो सिर्फ ये जानना है कि पानी का फ्लो कहां से कहां तक होगा। तो पानी का जो फ्लो हो रहा है दैट विल बी ऑकरिंग फ्रॉम 1 टू 2, 1 से 2 की तरफ में पानी का फ्लो होगा, एंड दिस फ्लो इज ऑकरिंग ड्यू टू द लेवल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H बराबर के लेवल डिफरेंस के कारण पानी का फ्लो हो रहा है। अब जरा सिंपल सी बात समझिएगा, ये लेवल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, क्या आपको नहीं लगता उतनी ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो होगा? अगर H1 और H2 का लेवल सेम होता तो पानी का फ्लो नहीं हो रहा था। H1 H2 में थोड़ा सा लेवल डिफरेंस होता, थोड़ा सा पानी फ्लो होता धीमे धीमे, और ज्यादा लेवल डिफरेंस होता और ज्यादा तेजी से पानी फ्लो होता, और ज्यादा लेवल डिफरेंस होगा और ज्यादा तेजी का पानी फ्लो होगा। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा लेवल डिफरेंस होगा पानी के बीच में उतनी ज्यादा तेजी से फ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा भैया? डेल्टा H की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो होगा। बिल्कुल सही बात है। एक बात और बताइएगा कि यह डेल्टा H बराबर का लेवल डिफरेंस पानी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पाया? डेल्टा H बराबर का लेवल डिफरेंस मिला है
L लेंथ की दूरी ट्रेवल करने पर, भाई यहां तक तो पाइप ही थी ना, यहां से यहां तक इतनी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करी है पानी ने, ये तो पाइप ही थी। तो पानी ने इस डेल्टा एच के लेवल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए L बराबर की दूरी ट्रेवल करी थी। अब सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, जो वेलोसिटी होगी पानी के फ्लो की, ये जो पानी फ्लो कर रहा है ना भैया v वेलोसिटी से, ये जो पानी का फ्लो होगा v वेलोसिटी से, क्या मैं बोल सकता हूं दिस वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच। जितना ज्यादा लेवल डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो होगा। आई कैन इजिली से कि v जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच इज द लेवल डिफरेंस या हेड डिफरेंस कह सकते हो, लेवल डिफरेंस कह दीजिए, हेड डिफरेंस कह दीजिए, एक ही बात है। तो v जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब एक बात बताइएगा कि अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से प्रोपोर्शनैलिटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर x y के प्रोपोर्शनल है तो x y/2 के प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो आप। तो अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच तो जरा बताइएगा क्या मैं ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत है? डेल्टा एच बाई एल, एल तो कांस्टेंट है ना भैया, एल इज द लेंथ ऑफ द सॉइल, ये थोड़ी चेंज होने वाला है, ये तो उतना ही रहेगा हमेशा, एल में थोड़ी कोई चेंज आएगा। पानी फ्लो करे ना करे, द लेंथ ऑफ द सॉइल विल स्टिल रिमेन द सेम, दैट इज इक्वल टू एल। तो एल से अगर मैं डेल्टा एच को डिवाइड कर भी दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन मेरे काम की बात है, ये जो डेल्टा एच अपॉन एल नाम की क्वांटिटी दिखी ना आपको, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और रिप्रेजेंट करेंगे आई से। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज आई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। I is the hydraulic gradient and this is your Darcy's law। ये जो V is directly proportional to I आपको दिख रहा है, यही होता है आपका डार्सी का लॉ। दिस इज योर डार्सीज लॉ, ये बनता है आपका डार्सी का लॉ। V is directly proportional to I, that means the velocity of flow in the soil, the velocity of flow in the soil is directly proportional to the hydraulic gradient। इस लॉ का स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं अब कि the velocity of flow, the velocity of flow inside the soil या in the soil is directly proportional to, is directly proportional to hydraulic gradient, is directly proportional to hydraulic gradient। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डेल्टा एच अपॉन एल। डेल्टा एच इज द लेवल डिफरेंस या हेड डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, कि भाई कितनी लेंथ ट्रेवल करने पे आपको डेल्टा एच बराबर का लेवल डिफरेंस मिला। तो डेल्टा एच बराबर का लेवल डिफरेंस मिला है मुझे एल डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, तो डेल्टा एच अपॉन एल इज एक्चुअली नोन एज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको मिला, दैट इज डेल्टा एच अपॉन एल, दैट इज आई। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज योर डार्सीज लॉ। दिस इज योर डार्सीज लॉ। इस लॉ को कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे आई होप कि आपको डार्सी लॉ का मतलब समझ में आ गया होगा कि डार्सी ने क्या कहना चाहा था।
तो डार्सी ने सिंपल सी ये बात कही थी भैया कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा सॉइल के अंदर में, कोई सा भी लिक्विड, लिक्विड मतलब हमारे लिए पानी ही है, जब पानी सॉइल के अंदर में फ्लो करेगा तो पानी की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डेल्टा एच बाई एल। तो चलिए जरा इस लॉ को थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने कहा आपसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज योर डार्सीज लॉ। आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी आती है, जैसे मैंने लिखा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता हूं ना, फिर कुछ कांस्टेंट लगा देता हूं और x इज इक्वल टू my लिख देता हूं, वेयर m मैं बोलता हूं इज सम कोएफिशिएंट, वेयर m इज सम कोएफिशिएंट, ऐसे कुछ होता है। तो उसी प्रकार v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I दिख रहा मुझे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कुछ कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब इक्वेशन लिखता हूं मैं, तो ये बनता है v इज इक्वल टू के आई, वेयर k इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। K इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। K कहलाता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी या सिंपली परमिएबिलिटी कह सकते हो आप। परमिएबिलिटी भी बोला जाता है कई जगह पे, लेकिन एक्चुअल में इट इज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। बार बार इतना बड़ा शब्द ना बोलते हुए उसको इन जनरल बोल दिया जाता है परमिएबिलिटी। तो K इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी या सिंपली यू कैन से इट एज परमिएबिलिटी। तो V इज इक्वल टू के आई, ये एक्चुअल में आपका डार्सी लॉ बना। अब जरा बात करते हैं K के बारे में कि ये K क्या है। K को मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कहलाता है। ये कैसे K फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, वो सब बातें करेंगे हम लोग बाद में। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि मुझे ये बताइए कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी मैंने लिखा हुआ है, इसकी यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, ये मुझसे अगर किसी ने पूछा, स्टेट लेवल के एग्जाम में तो पूछते हैं ये सब चीजें कि K की यूनिट क्या होती है, तो जरा देखते हैं भाई। V इज इक्वल टू के आई, मुझे इक्वेशन दिख रही है, मुझे पता है I का मतलब होता है डेल्टा H बाई एल। अगर डेल्टा H बाई एल को यूनिट वाइज देखूं तो डेल्टा H इज द लेवल डिफरेंस मतलब मीटर, और L मतलब लेंथ मतलब मीटर। तो ये जो I आपको दिख रहा है ये तो यूनिट लेस है, मतलब डायमेंशन लेस है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो V इज इक्वल टू के आई में I तो यूनिट लेस हो गया, तो आपको नहीं लगता कि K की यूनिट वही होनी चाहिए जो V की यूनिट होती है? K की यूनिट वही होगी जो V की यूनिट होती है, और V क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की तो यूनिट हमको पता है ना, इट कैन बी मीटर पर सेकेंड, इट कैन बी सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट कैन बी mm पर सेकेंड, किसी भी किलोमीटर पर आवर में बात नहीं करेंगे। सॉइल के अंदर में पानी का फ्लो जो हो रहा है उसको किलोमीटर पर आवर में तो नहीं नापेंगे। नाप लो, गलती नहीं है, लेकिन कुछ जनरल ट्रेंड होते हैं ना कि भाई एग्जांपल्स की बात मैं आपसे करता हूं। अगर आप घर पे सब्जी लेने गए, आपने 5 किलो आलू लिए, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि 5000 ग्राम आलू दे दो। क्वांटिटी बड़ी होती है तो यूनिट भी बड़ी वाली लेते हैं। कभी नहीं बोलते हैं हम 5000 ग्राम आलू दे दो, हम यही बोलेंगे ना 5 किलो आलू दे दो। तो यहां पर जो पानी बह रहा है सॉइल के अंदर में, वो पानी की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगी, पानी की स्पीड ज्यादा नहीं होगी जो सॉइल के अंदर में फ्लो कर रहा है। तो पानी की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो किलोमीटर पर आवर में जनरली नहीं नापते हैं, जनरली नापी जाएगी मीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, mm पर सेकेंड में। और बहुत धीमे पानी फ्लो कर रहा है तो कई बार तो mm पर डे में भी नापी जाती है। बात समझे? तो K की यूनिट वही होगी जो वेलोसिटी की यूनिट होती है। इट इज हैविंग द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वही K की यूनिट होगी। मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, mm पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, जो भी हो सकता है।
तो यहां पर इतनी सारी यूनिट्स काय को याद रखे हैं? एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होगी, ये तो हमको पता है। तो इन जनरल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी LT-1। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमेबिलिटी। L मतलब लेंथ और T इनवर्स मतलब टाइम, L अपॉन T। अब L चाहे तो मीटर में चलाओ, चाहे सेंटीमीटर में चलाओ, चाहे mm में चलाओ। टाइम आपका मन, आवर में चला सकते हो, डे में चला सकते हो, सेंटीमीटर सेकेंड्स में चला सकते हो, वीक में चला सकते हो, ईयर में चला सकते हो, आपकी मर्जी। इसलिए इतनी भाई यूनिट तो देखिए ना कितनी सारी बनेंगी भाई। वेलोसिटी की यूनिट कितनी सारी हो सकती है जरा देखिएगा। मैं मीटर पर सेकेंड बोल सकता हूं, सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकता हूं, mm पर सेकेंड बोल सकता हूं, मीटर पर आवर बोल सकता हूं, सेंटीमीटर पर आवर बोल सकता हूं, mm पर आवर बोल सकता हूं, मीटर पर डे कह सकते हैं, सेंटीमीटर पर डे कह सकते हैं, mm पर डे कह सकते हैं। तो इतनी सारी यूनिट थोड़ी याद रखेंगे हम। लेकिन इन सारी यूनिट्स में कॉमन क्या है? आप देखिए न्यूमरेटर में लेंथ है और डिनोमिनेटर में टाइम है। तो हम याद रख लेना LT-1 या L अपॉन T, दिस इज द यूनिट फॉर परमेबिलिटी। खत्म बात। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K की यूनिट होती है वेलोसिटी की यूनिट, और वेलोसिटी की यूनिट को जनरल फॉर्मूले के तौर पे हम देखें तो इट इज LT-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो डार्सी लॉ का बेसिक क्लियर हुआ कि डार्सी लॉ क्या है। तो डार्सी लॉ स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द सॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है डेल्टा H/L। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया, तो मेरी इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू K इंटू I, where K is known as coefficient of permeability, I is the hydraulic gradient and V is the velocity of flow। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका है आपके पास, जरा देखिएगा। हमने बोला V इज इक्वल टू KI, बोला ये सॉइल थी आपके पास, इस सॉइल में से दोनों तरफ में पाइप कनेक्टेड थी, वो पाइप नहीं बना रहा हूं मैं। इस सॉइल के अंदर में से पानी का फ्लो हो रहा था V, भाई यहां से एक पाइप कनेक्टेड थी, उसमें से पानी यहां से जाके यहां से बाहर निकल रहा था, है ना। अगर सॉइल के अंदर में से पानी फ्लो कर रहा है तो पानी का कुछ डिस्चार्ज भी तो कैलकुलेट किया जा सकता है। वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑल्सो। डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ था और पढ़ते आ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा कि द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू एनी बॉडी इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स की, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, जिसमें कि वेलोसिटी मुझे पता है क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं A, वेलोसिटी की जगह पे लिख सकता हूं KI, तो डिस्चार्ज मुझे मिल जाएगा KIA। ये भी एक तरीका है डार्सी लॉ को रिप्रेजेंट करने का। Q इज इक्वल टू KIA, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डार्सी लॉ। तो चाहे V इज इक्वल टू KI से करे रिप्रेजेंट, चाहे Q इज इक्वल टू KIA से करे, ये सारे कुछ डार्सी लॉ को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन राइट या वी कैन एक्सप्लेन द डार्सी लॉ। लेकिन डार्सी लॉ हर जगह हर सॉइल में अप्लाई नहीं किया जा सकता। डार्सी लॉ को अप्लाई करने के पीछे कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं। जब तक वो अजम्पशंस वैलिड नहीं होंगे तब तक यू कैनॉट अप्लाई डार्सी लॉ ओवर एनी सॉइल। डार्सी लॉ अप्लाई करने के पीछे कुछ अजम्पशंस हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ क्या, एक ही अजम्पशन है जो आपको ध्यान में रखना है। डार्सी का लॉ सॉइल के अंदर में तभी एप्लीकेबल होगा जब सॉइल के अंदर में होने वाला फ्लो लेमिनार है। इफ द फ्लो इज लेमिनार देन ओनली द डार्सी लॉ विल बी वैलिड। अगर फ्लो टर्बुलेंट है तो डार्सी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हम लिख लेते हैं एक जगह पे सो दैट हमको दिमाग में रहे ये सारी बातें। assumptions of Darcy law। assumptions, एक ही assumption है तो assumption भी बोल सकते हो आप, assumptions लिखने की जरूरत नहीं है। तो डार्सी लॉ इज वैलिड only when
only when the flow through the soil is laminar। अगर सॉइल के अंदर में होने वाला फ्लो लैमिनार है तो ही डार्सी का लॉ अप्लाई किया जा सकता है। अगर फ्लो टर्बुलेंट है तो डार्सी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड फॉर टर्बुलेंट फ्लो। इसीलिए ग्रेवल के केस में, क्योंकि ग्रेवल से पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, और जब पानी तेजी से बाहर निकलता है तो वो लेमिनार नहीं होता, वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो ग्रेवल के केस में जब पानी का फ्लो होता है, ग्रेवल के अंदर से जब पानी का फ्लो होता है, तो डार्सी लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ फ्लो थ्रू ग्रेवल्स। ये याद रखिएगा, ये ईएससी में एक बार बहुत पहले पूछा हुआ था। एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे लिख सकते हैं हम, डार्सी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल for flow through gravels, क्योंकि ग्रेवल के अंदर में होने वाला जो फ्लो होता है दैट इज टर्बुलेंट। ग्रेवल के अंदर में होने वाला फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट। फ्लो थ्रू ग्रेवल is turbulent in nature. Flow through gravel is turbulent in nature. ग्रेवल के अंदर में होने वाला फ्लो टर्बुलेंट होता है। तो बात ये रही भैया कि जो डार्सी लॉ है आपका, डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फ्लो इज लैमिनार। डार्सी लॉ होता है V इज इक्वल टू के आई या Q इज इक्वल टू के आई ए। अब इस डार्सी लॉ को किस तरीके से यूज करना है, क्या करना है, वो बातें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।